नमस्कार। 14 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। लोकसभा की करीब 83 सीटें हैं जहां मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इस चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में सभी दल लगे हैं। इस बार चुनाव की परिस्थितियां बदली हैं। कांग्रेस की हालत पूरे देश में खराब है, लेकिन मोदी का डर दिखाकर वो मुसलमानों को अपने खेमे में करने की जुगत में लगी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां भी ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मतों का ध्रुवीकरण करने में अपने पक्ष में लगी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अहम भूमिका होने के बावजूद मुसलमान केवल वोट बैंक की तरह क्यों इस्तेमाल होते हैं? उनकी सामाजिक हालत सुधारने के लिए कोई क्यों गंभीर नहीं है? 14 के चक्रव्यूह में आज बात हम इसी पर करेंगे। तो 14 के चक्रव्यूह में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2014 की जंग जीतने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। हर तबके के मतदाताओं पर हर दल की पैनी नजर है। जब बात चुनाव की हो तो मुसलमानों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये वोटर लोकसभा की कई सीटों पर चुनावी फैसलों को सीधे प्रभावित करते हैं। ये बात हर पार्टी को पता है कि बिना मुसलमानों की बात किए दिल्ली की सत्ता पर पहुंचना मुश्किल है। देश के कुल मतदाताओं में करीब 14% मुसलमान हैं। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, दिल्ली में मुसलमान मतदाताओं की अहम भूमिका है। करीब 83 लोकसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इनमें से 25 सीटें उत्तर प्रदेश में, 19 पश्चिम बंगाल में, 8 केरल और असम में, 6 सीटें बिहार और जम्मू कश्मीर में हैं। इन 83 सीटों में से 30 पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी और 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2009 में दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था और 78% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया था। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुसलमान हैं। 80 लोकसभा सीटों में करीब 16 पर अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका में है। शायद इसीलिए हर पार्टी के घोषणा पत्र में मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुसलमानों की हालत पर राजनीति ज्यादा हुई, काम कम हुआ। मुसलमानों की हालत का आकलन करने के लिए यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी की सिफारिशें अमल में नहीं लाई गईं। कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत बेहद खराब बताई गई है। वहीं सितंबर 2013 में काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को नहीं मिलता। केवल 30% मुसलमानों को ही इन योजनाओं का लाभ मिला है। इन सब के बावजूद विकास के बजाय कोई राम के भरोसे राजनीति कर रहा है तो कोई इमाम के सहारे। इस चुनाव में हालात बदले हुए हैं। देखना होगा कि मुसलमानों का झुकाव किस दल की तरफ होता है। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो लोकसभा चुनाव है, इसलिए मुसलमानों की याद आ रही है। सभी पार्टियां मुसलमानों के वोटों को लुभाने के लिए अपने अपने वायदे कर रही हैं। मनोज जी, सवाल इस बात का कि चुनाव के वक्त ही आखिर राजनीतिक दलों को मुसलमानों की याद क्यों आती है और 5 साल बाद जो भूल क्यों जाते हैं? 5 साल तक कुछ नहीं मुसलमानों के लिए होता है। देखिए आसिफ, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो इस देश में एक निर्णायक भूमिका में अपनी आबादी के अनुसार हैं
और दुखद पहलू ये है कि मुसलमान आज़ादी के बाद से 65 साल की आज़ादी हमारी हो गई और कई देश ने चुनाव देखे हैं और मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। हर राजनीतिक दल जो है वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। चुनाव आते हैं तो उन्हें मुसलमान और उनके वोट याद आते हैं। चर्चा मुसलमानों के जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े विषय हैं, उन पे चर्चा कम होती है। मुसलमान कैसे उनको वोट दे और किसको डर के वोट दे, उनको किस आधार पे वोट दे, इसकी राजनीति ज्यादा होती है। बिल्कुल मनोज जी, कहीं ना कहीं विकास पर बातचीत करना चाहिए कि मुसलमानों का कैसे विकास हो, विचार और शिक्षा में कैसे उनकी जो है बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। इस तरफ ध्यान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं जाता, लेकिन वोट कैसे मिले, मुसलमानों को अपनी तरफ कैसे किया जाए, सिर्फ यही ध्यान। आसिफ, लंबे समय बाद सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी, उसने वो आईना दिखाने का काम इस देश की जो राजनीतिक दल हैं उनको दिखाने का काम किया है कि इस देश का मुसलमान, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे भागीदारी की बात हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे भागीदारी की बात हो, चाहे मामला गरीबी का हो, चाहे विषय स्वास्थ्य का हो, मुसलमान ऐसा एक वर्ग है इस देश में जो लगभग दूसरों की तुलना में खासा पिछड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों पिछड़ा हुआ है। जब राजनीतिक दल इसे वोट बैंक की दृष्टि से इतना मजबूत मानते हैं तो सत्ता में भागीदारी मुसलमानों को क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं सरकारी नौकरियों में भागीदारी मुसलमानों को मिलती। ये एक ऐसे विषय हैं जो देश का मुस्लिम नौजवान भी पूछता है, जो मुस्लिम महिला भी पूछती है, जो मुस्लिम लड़कियां बेचारी वो भी पूछती हैं। आखिर शिक्षा जो है वो मुस्लिम बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचती है, जबकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों की सुविधाओं के नाम पर, मुसलमानों से संबंधित योजनाओं के नाम पर सरकारें खर्च करती हैं। और ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी खर्च करती हैं। लेकिन आप देख लीजिए, देश का कोई भी राज्य हो, अगर केरल को हम थोड़ा छोड़ दें, लगभग हर प्रदेश में, और गुजरात को हम छोड़ दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि गुजरात के जो मुसलमान हैं वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन बाकी पूरे देश में आप देखिए मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से खासा पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये आलम है मनोज जी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वही ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के वोटरों के लिए लुभाने वादे कर रही हैं चुनाव में, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इसी तरह से वायदे करती हैं और बाद में धोखे करती हैं, विकास नहीं करती हैं। अगर हम देखें क्षेत्रीय पार्टियों का भी यही आलम है। अच्छा सवाल आपने उठाया आसिफ। आप देखिए जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उठी है जी, एक ऐसा विषय बना दिया कि कोई 18% रिजर्वेशन की बात कर रहा है मुसलमानों को आरक्षण देने की, कोई 9% की बात कर रहा है, कोई 12% देने की बात कर रहा है। ये दल वो हैं जो जानते हैं कि इस देश के संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है और ये आसान काम नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के वोट हथियाने के लिए, मुसलमानों को लुभाने के लिए इस प्रकार की 18, 12, 9, 20% तक बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हम दे देंगे। लेकिन दिक्कत दूसरी है, यहां पर जो क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं विभिन्न राजनीतिक राज्यों में, वो भी मुसलमानों को अपने उससे लुभा रहे हैं। और एक ये हुआ कि राष्ट्रीय दलों से जो मुसलमानों को निराशा हुई, हताशा हुई, जिस प्रकार क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लंबे समय देश में राज रहा और मुसलमानों को जायज तौर पे उससे तमाम शिकायतें रहीं, खास तौर से जो सामाजिक और आर्थिक उससे जुड़ी हुई थी, संबंधित थी जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, उसको लेकर मुसलमानों का जो दृष्टि थी वो राज्यों में क्षेत्रीय दलों की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ उनका। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आज ममता बनर्जी के साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा है मुसलमानों का। इसी प्रकार हम देखते हैं बिहार में जनता दल यू और लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने खुलकर मुलायम सिंह का साथ दिया। इस तरह हम देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में मुसलमान अलग अलग क्षेत्रीय दल के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाने में अगर अहम भूमिका किसी ने निभाई है तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक और उसमें मुसलमानों ने। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जिताओ, केंद्र में अगर सरकार हमारी बनेगी तब हम मुसलमानों के विकास के काम करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राज्य में आपकी सरकार है, राज्य के स्तर से आपने क्या किया? राज्य में जो सरकार यूपी की सरकार है उस स्तर से आपने कितने काम किए? मुसलमान काफी नाराज हैं उनसे। देखिए आसिफ, होता क्या है कि राजनीतिक दल जो हैं वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब हकीकत में मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है। और आप देखिए अभी जो दंगे उत्तर प्रदेश में हुए जी, पिछले करीब 1.5 साल में कई दर्जन दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं छोटे बड़े, उसमें कौन प्रभावित सबसे ज्यादा हुआ?
हिंदू भी हुए, लेकिन मुसलमानों का तबका भी बहुत प्रभावित हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे ने तो सारी हदें पार कर दी। लिहाजा जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो हैं वो अपनी सरकार की योजनाओं का, कि उनकी सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने मुसलमानों की जनकल्याणी योजनाओं के लिए बहुत सारा काम पिछले 1 साल में किया है, तो इसलिए मुसलमान उनको वोट दें। इसी प्रकार सोनिया गांधी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान जो हैं वो निर्णायक भूमिका लोकसभा चुनाव में निभाने वाले हैं, इसलिए उन्हें इमाम साहब याद आए। उन्होंने इमाम बुखारी को वार्ता करने के लिए बुलाया और इमाम बुखारी ने मुसलमानों से अपील की वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। और यह बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कतई रास नहीं आई। तो हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को लेके जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से मुद्दे तय करते हैं और अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के बुनियादी सवाल हैं उस पर चर्चा कम हो रही है और दूसरे जो संवेदनशील इशू हैं उन पर चर्चा ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराया जाता कि नरेंद्र मोदी की अगर सरकार बन गई, कांग्रेस डराती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, सांप्रदायिक जो है दंगे होंगे, मुसलमान सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन डरा के उनसे वोट लिया जा रहा है। इस तरह से वोट नहीं लिया जा रहा कि हम आपके लिए विकास करेंगे, वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, बुनियादी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, जो दिक्कतें हैं उनके आगे वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। डरा के धमका के उनसे वोट लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट पाने के लिए छल कपट हर तरह से राजनीति पार्टियां कर रही हैं। देखिए आसिफ, जब तक मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ दंगों का भय दिखाकर या किसी व्यक्ति का भय दिखाकर या किसी दल का भय दिखाकर वोट हासिल किए जाएंगे, तब तक मुसलमान या अल्पसंख्यक हम कहें उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर के आधार पर वोट माना जा रहा है। कभी यह चर्चा क्यों नहीं होती कि फलाने दल के नेतृत्व में सरकार रही तो मुसलमानों का शिक्षा का विकास कितना हुआ और क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इस विषय पर बहस होती कि मुसलमानों को नौकरियों में किसने कितनी भागीदारी दी? क्यों बहस इस विषय पर नहीं होती कि 65 साल में मुसलमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से क्यों पिछड़ा रहा? सिर्फ बहस किस पे हो रही है, किसने कितने दंगे कराए और उसमें क्या हुआ? अरे देखिए, चाहे मुस्लिम का विषय हो या हिंदू का विषय हो, विषय ये नहीं है। विषय सबके विकास का है, विषय गरीबी का है कि आखिर मुसलमान आत्मनिर्भर कैसे बने, उन्हें उद्योग में, नौकरियों में, प्रशासन में कैसे जगह मिले। और जब तक इस पे ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी तब तक मुसलमानों का विकास भी मुश्किल है आसिफ, क्योंकि मुसलमानों को संवेदनशील और जज्बाती जो मुद्दे हैं उनमें ही अंतिम समय पर घेर दिया जाता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनोज जी, मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इस वजह से भी हो रहा है कि वो एकजुट होके, जैसे जिस तरह से मौलाना और मौलवी आप देख रहे हैं आजकल बयान आ रहे हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझना पड़ेगी कि कौन सी पार्टी उनके लिए विकास करेगी, कौन सा कैंडिडेट उनके लिए ठीक है, उसी को वोट देना चाहिए। कौन सा मौलवी क्या कह रहा है, किस पार्टी को देना है वोट, किस पार्टी को नहीं देना है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आसिफ, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। इस देश पे जिस तरह दूसरे वर्गों का या दूसरे मजहब को मानने वालों का हक है, उतना ही मुसलमानों का भी जी। आज मुसलमान का जो विषय है वो विकास से जुड़ा हुआ है कि कैसे विकास हो, चर्चा इस पे होनी चाहिए कि कैसे भाई अल्पसंख्यकों का विकास हो, कैसे उन्हें अधिकार मिले जी। लेकिन चर्चा दुर्भाग्य से उस पर नहीं हो रही है। और ये देश का जो मुस्लिम मतदाता है वो भी समझ रहा है। क्या मुस्लिम महिलाएं हैं वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती? कितने स्कूल खोले गए उनके लिए, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? एक सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमानों के नाम पर योजना तो बहुत बनाई गई, लेकिन उसमें से 25-30% ही योजनाएं जमीन पे उतरी। 70 से 80% जो योजनाएं हैं वो मुसलमानों के नाम पर कागजों में ही दम तोड़ रही हैं। जो पैसा केंद्र से राज्यों को जाता है मुसलमानों के कल्याण की योजनाओं के लिए, वो पैसा क्या मुसलमानों तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। यही वजह है कि मुसलमानों के नाम पर योजनाएं तो तमाम बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम समाज है वो आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। और ये एक कड़वा सच है जिसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आसिफ बार बार दिखाया है। बिल्कुल, सच्चर कमेटी में मनोज जी इतना तक दिखाया गया कि जो मुस्लिम है देश के, कहीं ना कहीं जो दलित हैं उनसे भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनको भी समझना चाहिए कि राजनीति यहां नहीं होना चाहिए। चलिए वोट आप पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास भी करना चाहिए। आसिफ, मैंने सबसे पहली बात यही कही थी कि दूसरे धर्म और वर्गों को हम देखें उसकी तुलना में मुसलमान कहीं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 65 साल में अगर उनको आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका नहीं मिला तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार तो हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है, लेकिन राजनीतिक दल उस जिम्मेदारी से बचने के लिए दंगों का दंगल करते हैं कि फलाने ने दंगे कराए
इसलिए वोट मत दो, या फलाने के दंगे नहीं हुए इसलिए वोट दो। तो ये दंगों की राजनीति में और जज्बाती जो मुद्दे हैं उसमें जब तक मुसलमानों को उलझाए रखा जाएगा तब तक मुसलमानों के जो मसले हैं, जो उनकी बुनियादी बातें हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उस पर ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी। तब तक मैं नहीं समझता कि ईमानदारी से मुसलमानों को किसी योजना का लाभ मिल पाएगा या उनका विकास हो पाएगा। बिल्कुल। और मनोज जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी, वोट मांगे जाएंगे, जब तक किसी का विकास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। देखिए आसिफ, मैं बार बार एक बात अब हम लोग कहते हैं, चैनल वन के माध्यम से भी कहते हैं, देखिए चाहे हिंदू राजनीति हो, अगर वो गलत है तो मुसलमानों के नाम पे भी राजनीति हो वो भी गलत है। दोनों, देखिए समाज, मुसलमान और हिंदू क्या है, इस देश के दोनों एक अहम अंग हैं, दोनों विकास चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अंत में अपने भाषणों से ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, वो चाहे कोई भी दल के लोग हों। जब तक ये ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, ना हिंदू का पूरी तरह से विकास होगा और ना मुसलमानों का होगा। बिल्कुल, किसी का विकास नहीं होगा। धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर जब तक चुनाव होगा तब तक किसी का विकास नहीं होगा। ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि विकास के मुद्दे पर ही वोट देना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 14 का चक्रव्यूह, और हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोटों के रूप में क्यों देखा जाता है। आखिर चुनाव के वक्त ही मुसलमानों की क्यों याद आती है। आखिर जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट क्यों नहीं मांगा जाता है। डरा धमकाकर आखिर क्यों राजनीतिक दल वोट मांगते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, एक सवाल ये उठता है कि हमेशा जो है दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं डरा के, बीजेपी जो है अगर वो केंद्र में आई तो दंगे देश भर में बढ़ेंगे,
ये करती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी भी मुसलमानों को लुभाती नजर आ रही है। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे। आसिफ देखिए, इस देश में लगभग 80 तो हमने जो सीटें बताई हैं वो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं हार जीत में। लेकिन देश में लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जिसको किसी ना किसी रूप में मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों को नाराज करना नहीं चाहती। वो ये जो राजनाथ सिंह ने कहा कि गलती होगी तो माफी मांग लेगी। देखिए, राजनाथ सिंह जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में राजनीति करते हैं। उनके साथ आपको मुसलमान भी उनके साथ खड़े मिल जाएंगे और दूसरे तबके के लोग भी, हर वर्ग के लोग उनके साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए भाजपा अध्यक्ष हैं, इसलिए राजनाथ सिंह जानते हैं कि अगर मुसलमानों को साथ नहीं लिया गया तो पार्टी का फैलाव नहीं होगा, पार्टी का विस्तार नहीं होगा। इसलिए राजनाथ सिंह चाहते हैं कि मुसलमान भी बीजेपी को एक बार आजमा कर देखें जी। इसलिए उन्होंने ये दांव चला है और मुसलमानों से अपील की है कि वो भाजपा को वोट दें। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हमसे गलती होगी मुसलमानों से हम माफी मांगेंगे, कहीं ना कहीं इस मामले को वो गुजरात से तो नहीं जोड़ना कि जिस तरह से आवाज उठती कि नरेंद्र मोदी वहां के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। देखिए, नरेंद्र मोदी सबसे प्रधानमंत्री बने हैं के उम्मीदवार बने हैं, तब से जो भाजपा विरोधी दल है वो लगातार निशाना साध रहे हैं कि एक दंगा गुजरात में हुआ, बीजेपी ने बना दिया मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार, इसलिए मुसलमानों में भय और डर है। जबकि बीजेपी ये मुसलमानों को कह रही है कि साहब मोदी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की तरह उनका भी हित देखेगी। आज नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए यह बात कही कि वो किसी के उस पर भी सबके प्रति सद्भावपूर्ण शासन देंगे। बिल्कुल मनोज जी, जहां पर राजनीतिक दल जो मुसलमान हैं उनको वायदे कर रहे हैं, लुभावनी वायदे कर रहे हैं, उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण है वोटों का। अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि किसी तरह से भी वोट हासिल बस हो जाए मुसलमानों। देखिए, राजनीतिक दलों की स्वाभाविक बात है, राजनीतिक दलों की जो जान है वो वोटों में ही बसती है, क्योंकि उनका भविष्य वोट ही तय करते हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है, जो आम मुसलमान होता है, उसका भविष्य कौन तय करता है? उसके भविष्य तय करती हैं बुनियादी जरूरतें उसकी जी। सरकार जो योजनाएं होती हैं सुविधाओं से जुड़ी और जो जनकल्याणी योजनाएं होती हैं वो मुसलमानों का, जो आम मुसलमान है उसका भविष्य तय करने का काम करती हैं। दंगे देखिए, दंगे को चाहे किसी के शासन में हुए हो, उसके लिए केवल गुजरात के मुख्यमंत्री को हम जिम्मेदार माने ऐसा नहीं है। आसाम में भी दंगे हुए, वहां कांग्रेस की सरकार है। अभी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, वहां सपा की सरकार है। तो दंगों के लिए अगर आप कहेंगे तो हर दल जिम्मेदार है, दंगे हर दल की हुकूमत में हुए हैं। लेकिन जो मुसलमानों को चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, सत्ता में भागीदारी, राजनीति में भागीदारी, समाज में भागीदारी और सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए उसे। बिल्कुल। और जब तक इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो जाहिर तौर पे आसिफ हमेशा मुसलमानों के विकास का मुद्दा सिर्फ महज एक चुनावी नारा बन के रह जाएगा और मुसलमानों की जितनी भविष्य की योजनाएं हैं वो जज्बाती नारों में बंध के रह जाएंगी। लेकिन मनोज जी, एक बात को लेकर सारे मुसलमान भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि सारी पार्टियों को वोट दिया, किसी ने भी विकास नहीं किया मुसलमानों के लिए। लेकिन अब मुसलमान सोचते हैं आखिर वोट दिया जाए तो किसको दिया जाए। कांग्रेस को वोट दिया, उसने भी काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का यही हाल है, बसपा का यही हाल है, तृणमूल कांग्रेस का यही हाल है। तो आखिर क्या इसकी एक ये वजह भी है कि केंद्र में या कहें देश का नेतृत्व करने वाला कोई भी ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं, जिसकी वजह से सारे राजनीतिक दल जो है वो ठगते हैं? बिल्कुल आसिफ, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। एक सबसे बड़ा कारण जो है मुस्लिम लीडरशिप का देश में ना होना है। एक समय हम देखते हैं आजादी के बाद तमाम मुस्लिम नेता हुए जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन आज कोई एक देश में ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिसे मुसलमान अपना एक स्वर से नेता मानते हो। और फिर दूसरी बात यह है, अगर हम केवल हुकूमतों के साथ, सरकारों से ही केवल हम उम्मीद करेंगे कि हमें कुछ मिल जाए, तब भी मुसलमानों का देखिए विकास नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुसलमानों को भी आगे आना होगा और समाज की जो मुख्य धारा है, जैसे जो हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, सिख ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्होंने आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उन्नति की, उसी प्रकार मुसलमानों को भी आगे आना होगा और सरकारों से अपना हक मांगना होगा, विकास का हक मांगना होगा। केवल दंगों की चर्चा नहीं मांगनी होगी, दंगों के नारे नहीं मांगने होंगे। और जब मुसलमान विकास पे वोट करेगा तब देखिए स्थिति बदलेगी। बिल्कुल, स्थिति तभी बदलेगी जब विकास के नाम पर वोट दिए जाएं और विकास के नाम पर वोट मांगे जाएं। फिलहाल 14 के चक्रव्यूह में इतना ही। मनोज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।